दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं जिस विश्लेषण एनालिसिस को लेकर के आपके बीच में आया हूँ उसकी कई दिनों से जितने भी मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी नज़र थी, या हम तो ये कहें कि देश के एक बड़े तबके की नज़र इस सम्मेलन के वक्तव्य पर थी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा के पहले ही सेशन में, जब राहुल गांधी को एज ए एलओपी बोलने का मौका मिला था, उन्होंने चिल्ला करके कहा था अमित शाह और मोदी जी के लिए कि अमित शाह, मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना करा सकते हो तो करा लो, वरना हम कराएंगे और ये जाति जनगणना होकर रहेगी। मतलब खुला चैलेंज था, फुल कॉन्फिडेंस था पहले ही सेशन में। इसी लोकसभा की बात कर रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस चीज से लगातार भाग रही थी उसको गाइडेंस देने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंतोगत्वा राहुल गांधी के इशारे को समझ गया और आज उनके साथ चलने के लिए कहीं ना कहीं दम भर रहा है। दोस्तों डिटेल्स में आते हैं इस पूरे एनालिसिस पे कि अल्टीमेटली स्टोरी है क्या, इस पूरे एनालिसिस का मकसद क्या है। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने आपके YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। एक बात और, अगर स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आप अपना कोई आर्थिक योगदान देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप वहाँ डिटेल्स में जा कर के दे सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं इस पूरे बैठक के असली मकसद पर। देखिए, जब राहुल गांधी ने बीजेपी को सीधा चैलेंज किया था कि जातिगत जनगणना आपको करानी ही पड़ेगी और अगर आप नहीं करा पाए तो ये हमारी सरकार कराएगी, यानी कि आप की सरकार का ये अंतिम साल है, अंतिम टर्म है, ये आप नहीं करोगे तो हम करेंगे। पूरे देश में इस बात पर चर्चा है कि जातिगत जनगणना देश के लिए क्यों जरूरी है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए के घटक दल हैं, लगभग सारे दलों का एक ही नजरिया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चिराग पासवान हूं, नीतीश कुमार हूं, या और भी जो दल हैं, हम हैं, छोटे छोटे दल हैं, उनका एक वक्तव्य है कि हाँ, अंदर खाने वो भी जानते हैं कि जातिगत जनगणना देश के लिए जरूरी है और देश की राजनीति के लिए जरूरी है। इसलिए राहुल गांधी का वो चैलेंज 3 दिवसीय पलक्कड़ में जो सम्मेलन हुआ विश्व हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आरएसएस का, उस पर जो बात निकल के आई, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आरएसएस जब भी कोई मंथन करता है तो सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उसको डिस्क्राइब नहीं कर देता हर चीज़। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर फैसले हुए हैं जिन फैसलों को आरएसएस कभी भी पब्लिकली नहीं बोलता है, क्योंकि बहुत सारे फैसले उसके भाजपा से रिलेटेड होते हैं, सरकार से, उसकी सरकार की भूमिका आरएसएस के रिलेशन के ऊपर लेकर के, फ्यूचर की बात को लेकर के, इसलिए वो हर चीज़ को खुले मंच पर डिक्लेयर नहीं करता। लेकिन जो मोटे तौर पे बात थी, क्योंकि आरएसएस भी इस मंथन में बहुत परेशान था कि अल्टीमेटली राहुल गांधी का तोड़ क्या है, क्योंकि ये सब जानते थे कि भाजपा जिस तरह से पिछड़ रही है, जिस तरह सर्वे आ रहे हैं, जो लोकसभा का चुनाव का परिणाम रहा है, उसका सारी चीज़ों का जो रीज़न है वो एक ही व्यक्ति था, वो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी। इससे निपटा कैसे जाए, इसी ने 304 से 240 पहुंचा दिया। और लगातार आगे जितने भी स्टेट के चुनाव हो रहे, जहां कांग्रेस सीधी इन्वॉल्व है, जहां सपा का कोई रोल नहीं है, वहां पर भी कांग्रेस का लगातार आगे जाना सर्वे में, ये भाजपा के लिए ही खतरे की घंटी नहीं था, बल्कि आरएसएस के लिए भी खतरे की घंटी है। तो आरएसएस का मंथन ही इस बात का था कि जो प्रेजेंट टाइम जो दौर है,
जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको कैसे रोका जाए। तो समझ गया था कि अगर जातिगत जनगणना का विरोध होगा तो ये इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो फिलहाल उसने सधी वक्तव्य में एक बात मानी है कि अगर प्रगति के लिए जरूरी है तो जातिगत जनगणना करानी चाहिए। लेकिन उसने एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि राजनीतिक फायदों के लिए जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, कोई जितनी भी स्कीमें हैं सरकार की किसी की भी, बिना फायदे के लिए तो होती नहीं। यहां तक कि किसी बोरे में थैले में योगी जी की फोटो लगी रहती है, कहीं मोदी जी की लगी रहती है। तो सरकार की सारी स्कीमें फायदे के लिए तो होती हैं। कहा जाता है कि ये जो भी स्कीमें हैं वो जनमानस के लिए हैं, तो उससे भी मोदी जी योगी जी की फोटो क्या करती हैं? व्यक्तिगत फायदे के लिए। तो आरएसएस का वक्तव्य अपने आप में कहीं ना कहीं दो तरफा है कि जब जातिगत जनगणना की बात हो रही है, वो अपोजिशन की तरफ से बात हो रही है, तो उसका कहा जा रहा है कि राजनीतिक पॉलिटिकल इस्तेमाल न किया जाए। और हर स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी योजना का। तो आप कैसे ये उम्मीद करते हो कि जातिगत जनगणना का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जातिगत जनगणना के ऊपर ही सारी स्कीमें तय होंगी। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो कौन सी एससी एसटी के लिए होंगी, कौन पिछड़ों के लिए होंगी, कौन आदिवासियों के लिए होगी, इसी पर डिसाइड करेंगी। तो पॉलिटिकल इस्तेमाल तो होगा ही। अगर पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होता तो भाजपा अब तक ये करा चुकी होती। भाजपा को डर क्यों सता रहा है? क्योंकि ये डिमांड राहुल गांधी की तरफ से लगातार हुई है और डंके की चोट तो उन्होंने की है कि जातिगत जनगणना तो करानी ही होगी। इससे ऐसे में आरएसएस का ये बयान, आरएसएस की भूमिका अगर राजनीतिक गलियारों में कहें तो एक समझदारी का सबूत है। आरएसएस जब भी कोई फैसला लेती है तो वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ को लेके करती है। वो जानती है कि इससे नुकसान तो तय था, लेकिन नुकसान को अगर कम किया जा सकता है तो ये ज़रूरी है कि इसको करा लो। यद्यपि भाजपा भी मौन है, भाजपा का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। 2 दिन पहले भाजपा के चाणक्य अमित शाह से जब इस बारे में पूछा गया था 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था अभी इसकी जरूरत होगी देखा जाएगा। मतलब दिमाग में उनके आ गया था कि आज नहीं तो कल इस पर हमें फैसला लेना पड़ेगा। अब आप उसको इनकार नहीं कर सकते कि जातिगत जनगणना देश के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जो क्रीमी लेयर का मैटर चल रहा है, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठा व्यक्ति, उसके खानदान उसका फायदा लेते जा रहे हैं। तो जो जरूरतमंद लोग हैं, चाहे वो सवर्ण ही क्यों ना हो, वो कभी भी उनको कोई फायदा नहीं मिलता। और यही रीजन है कि अगर कोई एक यादव है या बड़ी पोस्टों में बैठा हुआ है और वो आईएएस है, तो उसका बेटा सब फायदा लेते जाए। क्यों? आरक्षण का मतलब ही यही है कि एक व्यक्ति को एक सही स्टेज दी जाए जहां से वो राइज कर सके। वो राइज कर गया, अपने परिवार को राइज करा चुका है, उसके बावजूद उसका फायदा उठाते जा रहे हैं। तो जातिगत जनगणना इन चीजों को क्लियर करेगी कि अल्टीमेटली आज किस कास्ट में कितनी लोगों को क्या जरूरत है और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये दौर बहुत अहम था और जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है वो 2 ही चीजों पे आया है, एक संविधान खतरे में है, एक जातिगत जनगणना। तो भाजपा का जो डर सता रहा था वो डर गलत नहीं था। इसीलिए जो परक्कल में जो इनकी 3 दिन की बैठक हुई, उस बैठक में तमाम मुद्दों का डिस्कशन हुआ, क्योंकि आरएसएस ये जानती है कि भूत भविष्य क्या है और उसका फैसला कहीं न कहीं कई मायनों में एक तरह से सही फैसला माना जा सकता है। अब भाजपा क्या करेगी वही जो आरएसएस चाहेगी, क्योंकि वक्त चला गया जब भाजपा वो करती थी जो वो चाहती थी। क्योंकि इस बैठक में नड्डा साहब मौजूद रहे 3 दिन, तो नड्डा साहब को मैसेज चला गया था कि हमारी सोच क्या है और हमारी सोच सरकार की सोच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अहम फैसला है जो कि भाजपा को करना है। अब इस पर क्या फैसला कब क्या कैसे होगा, ये
भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि आज नहीं तो कल जातिगत जनगणना करानी ही पड़ेगी, और ये इसकी जिस दिन घोषणा होगी, ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने इस पूरे मैटर को जितना प्रेशराइज किया, जितना प्रेशर बनाया सरकार के ऊपर, अंतोगत्वा इनको इस बारे में अपनी स्टेटमेंट जाहिर करना पड़ा, और कहीं ना कहीं इस पर फैसला लेने की घड़ी आ गई है। दोस्तों, एक और अहम खबर उससे है, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो फर्स्ट उसकी डिमांड आजकल दिखने लगती है, ये कब चलेगा। हाँ, आपने सही समझा, बुलडोजर। चाहे वो योगी का बुलडोजर हो, चाहे वो बीजेपी के किसी सीएम का बुलडोजर हो। खासतौर से योगी ने बहुत इस्तेमाल किया, योगी जी ने स्टार्ट किया, उनके पच्चीनों में चला के कुछ स्टेट के मुख्यमंत्री भी योगी जी बनना चाह रहे थे, बन नहीं पाए। योगी योगी है। जिस तरह से यूपी में तमाम बुलडोजर चलाए गए, अपराधियों के घर को ढेर किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख जो है टिप्पणी आई है, और 17 सितंबर को उसकी डेट भी लगी है। एक जमायते हिंद या जमायते इस्लामी की तरफ से कोई याचिका दायर की गई थी, जिसमें कि सीनियर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गवई साहब ने, एक बहुत ही, जस्टिस BR गवई ने बहुत अहम टिप्पणी की है। उस टिप्पणी में साफ ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपराधी हो या आरोपी हो या दोषी ही क्यों न करार दे दिया गया हो, किसी सरकार को ये राइट नहीं है कि उसके घर को ढेर कर दे, बुलडोजर चला दे। दोषी भी करार कर दिया गया हो तो भी, यानी कोर्ट अगर दोषी भी करार कर देती तब भी आप उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। हुआ क्या है कि अपराधी का अपराध नाम आते ही योगी सरकार का बुलडोजर न जाने सैकड़ों मकानों पे चल चुका है, और काफी लंबे समय से इसके खिलाफ विधि मामलों के तमाम जंक्चर पर, तमाम प्लेटफॉर्म है, कोर्ट पे केस जो है चल रहे थे। क्योंकि इस केस में जमायते की तरफ से जो वकील ने अपने वक्तव्य दिया है, उनका कहना था कि इसका इस्तेमाल गलत ढंग से किया जा रहा है, एक वर्ग को इसका निशाना बनाया जा रहा है। अगर एक वर्ग का कोई भी आरोपी होता है तो उसके घर तुरंत बुलडोजर चल जाता है, वही दूसरे वर्ग का जब आरोपी होता है तो चाहे वो कुछ भी कर ले, उसके तरफ बुलडोजर नहीं चलता। उसने 2 एग्जाम्पल भी आए हैं। बीजू के जिन 3 लड़कों ने रेप का केस जिनके ऊपर चल रहा है, जो बीजेपी IT सेल के थे, उनकी FIR लिखने में भी काफ़ी आनाकानी हुई, और उसके बाद में FIR लिखी गई, वो अरेस्ट हुए, केस चल रहा है, लेकिन बुलडोजर नहीं चला। वही बीजेपी का एक MLA था सेंगर, जिसके ऊपर सीधे रेप के चार्जेस थे, तमाम बवाल हुए, तमाम विरोध हुआ, काफ़ी लंबे समय के बाद FIR दर्ज के उसके खिलाफ की, लेकिन बुलडोजर नहीं चला। ऐसे तमाम केसेस का डिटेल्स दी गई है कि बुलडोजर का मकसद सिर्फ आरोपी ही होते तब भी कोई बात नहीं समझ में आती। यहाँ एक वर्ग का आरोपी है जिस पर भी चलता है, दूसरे वर्ग का आरोपी नहीं चलता है। जबकि ऐसा नहीं, विनय दुबे की भी जो था उसके यहाँ बुलडोजर चला था, लेकिन ज़्यादातर उनका मानना है कि ऐसे ही हो रहा है। तो इस पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है बहुत तल्ख है, और ये सही मायने में योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अब आप 17 सितंबर को एक इसकी फाइनल डेट है, लेकिन टिप्पणी का मतलब इशारा बहुत साफ है कि आप किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। रीजन कुछ भी हो, क्योंकि आप सरकार हैं, आप न्यायालय नहीं हैं कि आप सीधे किसी बुलडोजर चला दोगे। फिर कोर्ट क्या करेगी? फिर कोर्ट का फैसला क्या है? फिर आरोपी तो आपने डिसाइड कर लिया कि वही आरोपी, तो आरोपी में भी अगर वो आरोप सिद्ध होता है तब भी कोर्ट नहीं कहती बुलडोजर चला दो उसके घर, लेकिन आप बुलडोजर चलाने का फैसला पहले ही ले लेते हो। ये कोर्ट साफ कर रही है कि दोषी होने के बावजूद भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते। दोस्तों,
ये एनालिसिस, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अगर आपको स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए ये आर्थिक योगदान कोई देना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप जाके दे सकते हैं। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ आपको मिलूंगा। नमस्कार।